जी मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ जो पैसेजेस है उसकी क्लास में। अब से पहले हम 2 क्लास और पढ़ चुके हैं पैसेज में, और आज हम फिर शुरू करने जा रहे हैं पैसेज की क्लास में। और कुछ पैसेज मैंने आपके लिए जो है बनाए हैं, जिनको पढ़कर हम लोग जो है एक पैसेज करने का जो एटीट्यूड है कि कहाँ गलती होती है हमसे और कहाँ हम उससे बच सकते हैं, तो उन सभी बातों को हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा सब लोग आ गए होंगे मेरे पास। एक बार मैं आप लोगों का एक बार कमेंट भी देख लूँ कि क्या आप मेरे पास आ गए हैं। एक बार आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी आवाज़ क्लियर है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, ताकि मैं आश्वस्त हो जाऊं कि हाँ, मेरी क्लास आप तक पहुंच रही है और आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं। तो लेट मी टेल यू दैट वी आर गोइंग टू लर्न passages today, and I hope wait, हाँ जी, ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये रही आज की क्लास के पैसेज। और अब मैं आपको पता है कि क्या करना होता है। मुझे इस स्क्रीन को मुझे छोटा करना पड़ेगा ताकि जो मैटर है, जो पढ़ना है, जिस पे काम करना है, वो आपको अच्छे से दिखाई दे सके। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रहा आज आपका पैसेज। देखो, नहीं दिखा, अभी दिखा देंगे भैया, काहे घबराते हो जी, कोई बात नहीं है, एक मिनट रुको ज़रा, अभी तो दिख रहा था। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, 1 मिनट लगेगा बस दिखाने में। जी, अरे ये नहीं है, मुझे यहाँ से ये दिखाना आपको। सॉरी, मेल क्यों दिख गई थी वहाँ पे। चलो, मेल वाला वो उठा लिया था। अब आपको, आई होप अब आपको सही से दिख रहा है। अब मुझे बताओ ज़रा, क्या आप सही देख पा रहे हैं? हाँ, परफेक्ट। देखो, पैसेज में पहला ही पैसेज आपके सामने 7th वाला पढ़ चुके हैं, 8 से पढ़ना था मैं। चलो, इसको मैं 8 बना देता हूँ। ये लो, ऐसे नहीं बनेगा तो कोई नहीं, मेरे पास दूसरा तरीका है। इसको हम एडिट करके हम यहाँ, देखो एक और तरीका भी होता है हमारा, हम ऐसे बना सकते हैं और ये करके और यूँ करें, और यहाँ से ये देखो कितना आसान सा था कि कुछ चीज़ें हम यहाँ से ऐसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। देखो, पहला ही, हाँ, 8वां पैसेज है। 3 पैसेज हम आज पढ़ने वाले हैं, 8, 9, 10। तो देखिए, पैसेज किसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर मॉडर्न एग्रीकल्चर के ऊपर पैसेज की बात हो रही है। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर के ऊपर इस पैसेज का टाइटल बनता है। और यहाँ पर लिखा है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर, जो आधुनिक आपकी कृषि है, रिलाइज, भरोसा करती है, हैविली ऑन केमिकल फर्टिलाइज़र, या फिर कहें कि निर्भर है। रिलाई का मतलब निर्भर भी होता है। वो निर्भर है किसके ऊपर? फर्टिलाइजर्स के ऊपर। एंड पेस्टिसाइड्स टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादकता है उसको बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए वो किसके ऊपर रिलाई करती है, निर्भर रहती है? वो केमिकल फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह के ऊपर, ठीक है ना। वाइल दीज केमिकल्स हैव इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड्स, जबकि इन केमिकल्स ने क्या किया है, जो क्रॉप है, जो फसल है, उसको उभारा है। दे हैव ऑल्सो सेवरली अफेक्टेड सोयल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। जो खाद, केमिकल फर्टिलाइज़र डलता है, उसका इफ़ेक्ट जो सॉइल की हेल्थ के ऊपर भी पड़ता है, और बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पर ज़्यादा जो है उत्पादकता नहीं हो पाती। फार्मर्स ऑफन अडॉप्ट सच प्रैक्टिसेस ड्यू टू शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। किसान एक ही फसल को ज़्यादा उगाने के लिए, ज़्यादा उत्पादन के लिए
इस तरह की प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं। एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, और खासकर अवेयरनेस की वजह से उनको पता नहीं कि जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र डाला जा रहा है उसका कितना नुकसान हो सकता है। अबाउट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, जो इकोलॉजिकल जो पर्यावरणीय दुष्परिणाम है उनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। इन्वायरमेंटलिस्ट एडवोकेट फॉर ऑर्गेनिक एंड रीजेनरेटिव फार्मिंग मेथड्स, जो खाद है, जो ऑर्गेनिक खाद है, गोबर है, उसको यूज़ करने के लिए जो है एडवोकेट करती है, सिफारिश करती है। दैट रिस्टोर नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी, जिससे कि सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है, उत्पादकता है, वो बनी रहती है। फिर भी हाउएवर ट्रांजिशनिंग टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिक्वायर्स टेक्निकल सपोर्ट। एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या चाहिए? टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, भाई मदद चाहिए, आर्थिक मदद, एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए ताकि फसल अच्छी होती रहे। विदाउट सच मेजर्स फूड सिक्योरिटी में बी थ्रेटन्ड इन द फ्यूचर। इन सभी मेजर्स के कारण ना होने के कारण जो फूड सिक्योरिटी है, खाने के अंदर जो शुद्धता की बात हो रही है, उसकी सुरक्षा की जो बात है, वो हमेशा थ्रेटन होती रहेगी फ्यूचर में। फ्यूचर में उसको धमकाया जाता रहेगा, मतलब चुनौतियाँ बनी रहेंगी, अच्छा खाना नहीं मिल पाएगा। समझ में आए मेरी बात? तो यहाँ पर ये था एक पैसेज मॉडर्न एग्रीकल्चर और उसके दौरान की जाने वाले फसल के ऊपर जो प्रयोग हो रहे हैं फर्टिलाइज़र्स के और केमिकल्स के। तो यहाँ पर कुछ वर्ड आपके सामने में देख रहे हैं, तो आपको सिनोनिम बताना किसका? एडवोकेट का। एडवोकेट का मतलब क्या होता है? एडवोकेट तो वकील होता है, लेकिन यहाँ अपोज करना, सपोर्ट करना, इग्नोर करना, रिप्लेस करना। तो हम सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, सिफारिश की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक शब्द यूज किया था, सिफारिश, ठीक है ना। जैसे दूसरा सवाल, एंटोनिम ऑफ सेवरली। सेवरली का एंटोनिम क्या होगा? माइल्डली, क्लियरली, रेयरली, हार्डली। देखो सेवरली वर्ड यहाँ पर एक मैं बता देता हूँ, दे हैव ऑल्सो सेवरली, बुरी तरीके से अफेक्टेड किया है, गंभीरता से, गंभीरता से होता है इसका मतलब। क्लियरली या गंभीरता से, तो माइल्डली होता थोड़ा सा, माइल्ड सा, हल्का सा, तो माइल्डली अपोजिट हो जाएगा इसका। समझ में आया मेरी बात? एक सवाल और पढ़ते हैं, वाई डू फार्मर्स यूज केमिकल फर्टिलाइजर। बताओ क्यों क्यों यूज करते हैं? तो एक बार पढ़ के देख लेते हैं। चलिए मैं आपके कमेंट भी देख लेता हूँ कि क्या कहना चाहेंगे। जी महक, कैसे हो आप? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप, एकदम परफेक्टली दे रहे हो, एकदम सही जवाब है। और मैं आपको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ कमेंट्स आपके, ताकि मुझे अच्छे से दिखाई दे जाएं। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं अच्छे से? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जी 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 जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। चलो तो यहाँ पर जो सही जवाब है क्या है? दे इम्प्रूव फॉरेस्ट कवर। अजी कहाँ, फॉरेस्ट कवर का कोई जिक्र नहीं। दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, फर्टिलाइजर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो प्रोवाइड करते हैं। दे डिक्रीज यील्ड, ना इंक्रीज कर रहे हैं। दे आर फ्री टू ऑफ कॉस्ट, फ्री तो कहाँ देता भैया। तो हमारा जो सही जवाब है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहे हैं। अगला, सस्टेनेबल फार्मिंग। जो सस्टेनेबल है, जो फार्मिंग है, जो बरकरार रहे, बनी रहे। लेस अवेयरनेस, उसको ज़रूरत क्या है? लेस अवेयरनेस नहीं, ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज नहीं, लॉन्ग टर्म चाहिए। टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। मोर केमिकल्स, केमिकल्स नहीं चाहिए ज़्यादा, सपोर्ट चाहिए इनको। समझ में? एक और सवाल पढ़ते हैं। द ऑथर्स कंसर्न इज़ मेनली रिलेटेड टू, जिसने ये पैसेज लिखा है उसका कंसर्न क्या है, उसकी चिंता क्या है, क्या चिंता है, क्यों उसने ये लिखा? राइजिंग फूड प्राइसेस, कीमतें बढ़ रही हैं, नहीं, इसका जिक्र नहीं हुआ ऊपर। थ्रेट टू फ्यूचर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है। माइग्रेशन नहीं, माइग्रेशन नहीं है। मशीन्स रिप्लेसिंग ह्यूमंस नहीं। तो फूड सिक्योरिटी, खाने के अंदर जो अशुद्धता है, जो केमिकल्स का प्रचुरता है, उसकी चिंता सता रहा है। क्या हमारा समाज उसकी चिंता से पीड़ित है? देखो साहब, एक और देखिएगा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ महक, आप बताइए आप कैसे हो? बिल्कुल देख रहे हैं भैया, बिल्कुल महक आपके कमेंट देख रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं, आपके क्यों नहीं कमेंट देखेंगे।
एक और देखो, अब अगला पढ़ के देखते हैं। चलो अपने आप पढ़ के देखो तनिक इसको। मैं अपने आप को भी थोड़ी देर के लिए यहाँ से बिल्कुल हटा लेता हूँ। देखो आप इसको, आपको पढ़ना है, मैं आपके लिए साइलेंट हो गया हूँ। तो अब मैं आपके कमेंट भी देख सकता हूँ साथ के साथ। जी, थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी था एकदम से, बिल्कुल बिल्कुल। क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ आपके सामने। एक बार तो आपने पढ़ लिया होगा। देखो इसमें लिखा गया है कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, जो ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी है, रिवील करती है क्या, दैट डिसीजन मेकिंग इज रियरली एंड प्योरली रेशनल प्रोसेस। जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या है, रेयरली, दुर्लभता के साथ और पवित्रता के साथ एक रेशनल प्रोसेस है, एक तार्किक प्रक्रिया है। पीपल आर हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, लोग ज़्यादातर इन्फ्लुएंस्ड है किससे, इमोशन से, कोग्निटिव बायसेस से, एंड सोशल प्रेशर से। सामाजिक प्रेशर भी बहुत होता है, आपकी रहन सहन को लेकर, खान पान को लेकर, चाल चलन को लेकर लोग बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव रहते हैं आपको लेकर। फॉर इंस्टेंस, थोड़ी देर के लिए, द कन्फर्मेशन बायस, जो बायस है, पक्षपात है, लीड्स इंडिविजुअल टू फेवर इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स देयर प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स, जो पहले से ही एग्जिस्टिंग है बिलीफ्स, जो हमारे विश्वास हैं, इग्नोरिंग कंट्राडिक्टरी एविडेंस, और कंट्राडिक्टरी एविडेंस है उनको इग्नोर करते हुए, द टेंडेंसी ऑफन रिजल्ट्स इन फ्लॉड जजमेंट, गलत जजमेंट की तरफ जो है चला जाता है, टेंडेंसी, प्रवृत्ति। ऑल्दो ह्यूमंस बिलीव दे मेक लॉजिकल चॉइसेस, हालांकि ह्यूमंस के बारे में माना जाता है कि वो लॉजिकल, वो तार्किक अपनी चॉइसेस रखते हैं। सब कॉन्शियस फैक्टर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, हमारा सब कॉन्शियस जो फैक्टर है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अंडरस्टैंडिंग दीज साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, इन सभी साइकोलॉजिकल पैटर्न को समझते हुए, कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस डिज़ाइन बेटर पॉलिसीज़, जो कंपनी हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारें हैं, वो बेटर पॉलिसीज़ बना सकती हैं साइकोलॉजी समझते हुए एम्प्लॉयज़ की और ह्यूमन की। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्टडीज़, बातचीत की जो स्ट्रेटजीज है, रणनीतियाँ हैं, वो इम्प्रूव की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती हैं। एंड रिड्यूस एरर्स, और गलतियाँ कम की जा सकती हैं। इन पब्लिक डिसीजन मेकिंग, और जनता की भलाई के लिए जो फैसले होते हैं उनमें जो है क्या किया जा सकता है, गलतियों को घटाया जा सकता है। तो साहब ये था एक पैसेज आपका, आपको पढ़ना है। द वर्ड फ्लॉड मोस्ट नियरली मीन्स, मतलब इसका सिमिलर, इसका समानार्थी आपको बताना है। क्या है समान, परफेक्ट तो नहीं हो सकता, इनकरेक्ट हो सकता है, हिडन नहीं, ये इनकरेक्ट ही होगा, फ्लॉड गलत, ठीक है। एंटोनिम ऑफ रेशनल, रेशनल का मतलब होता है तर्क सहित, तार्किक, और तार्किक का अपोजिट क्या लेना पड़ेगा आपको, अतार्किक लेना पड़ेगा, है ना, अतार्किक। तो क्या होता है, लॉजिकल तो है ही है इसका, ये तो सिमिलर हो गया। इमोशनल, कैलकुलेटेड या साइंटिफिक, बोलो। एक तो लॉजिक के साथ, एक कैलकुलेशन के साथ, दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी। तो रेशनल और लॉजिकल एक ही होता है, सिमिलर है। तो इमोशनल आपका सही जवाब होगा। एक तो लॉजिक के आधार पर, एक इमोशन के आधार पर दो फैसले लिए जाते हैं। तीसरा सवाल देखो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पढ़ो जरा एक बार, पैसेज के अनुसार क्या कहिएगा यहाँ पर। जी, अरे सर मेरे फ़ोन में बस मेरा ही कमेंट्स दिख रहा है। अच्छा, वो कुछ सेटिंग है, मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरे लोग कमेंट कर रहे हैं तो, लेकिन मेरे पास भी, आपको मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ और सेटिंग चेक कर लेता हूँ, करवा लेता हूँ। मैं तो दिन ही देख पा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों देखो ज़रा, मेरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, जो महक को केवल अपना कमेंट क्यों नज़र आ रहा है, आपका क्यों नहीं आ रहा, आप भी देखो ज़रा एक बार। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कन्फर्मेशन बायस लीड्स पीपल टू, जो कन्फर्मेशन बायस है वो कहाँ लीड कर रहा है, सीक डाइवर्स ओपिनियन, एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन, फेवर बिलीफ सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, और चेंज देयर बिलीफ्स फ्रीक्वेंटली। सीक डाइवर्स ओपिनियन नहीं,
ऐसा तो नहीं है। देखो यहाँ जो कन्फर्मेशन बायस कहाँ पे आया है, देखो फॉर इंस्टेंस, थोड़ी देर के लिए क्या समझे, जो कन्फर्मेशन बायस है लीड्स इंडिविजुअल टू फेवर इंफॉर्मेशन। क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल टू फेवर, एक मिनट को जरा, हाँ, टू फेवर इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स देयर प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स। समझ में आया, फेवर बिलीफ सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, यही तो है आपका, बिल्कुल। एक सवाल और देखो, डिसीजन मेकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाई ओनली लॉजिक, ओनली फियर, इमोशंस एंड बायसेस, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं। ये आपका सही जवाब आया था इसमें। एक सवाल चौथा आपका नेक्स्ट यहाँ पढ़िएगा तो ज़रा, द पैसेज सजेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कैन इम्प्रूव डिसीजन बाई। पैसेज क्या सजेस्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इम्प्रूव्ड, उनके डिसीजन किससे इम्प्रूव किए जा सकते हैं, इग्नोरिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। देखो यहाँ लिखा हुआ था, और हाँ यहाँ से शुरू करें, ऑल दो ह्यूमन्स बिलीव दे मेक लॉजिकल चॉइसेस, ह्यूमन ऐसा लगता है कि वो लॉजिकल चॉइसेस करते हैं। सबकॉन्शियस फैक्टर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, यहाँ तक रोल प्ले करता है। अंडरस्टैंडिंग दीज साइकोलॉजिकल पैटर्न्स कैन हेल्प, साइकोलॉजिकल पैटर्न क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को उनके डिज़ाइन करने में, क्या, बेटर पॉलिसीज़, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज एंड रिड्यूस एरर। तो द पैसेज सजेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव डिसीजन बाई इग्नोरिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, नहीं, इग्नोर क्यों करेंगे भाई। अंडरस्टैंडिंग मेंटल पैटर्न्स हो सकता है, टेस्टिंग एंड फिजिकल एबिलिटीज़ नहीं, हायरिंग मोर नहीं, हमारा बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल और पढ़ते हैं, 10वां और आखिरी पैसेज है हमारा। एक बार मैं चाहता हूँ कि खुद ही स्टडी करें और देखें आप क्या इसके अंदर पढ़ पा रहे हैं। तो मैं एक बार चाहूँगा कि मैं अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ इस पिक्चर से, ताकि आप इसको और अच्छे से पढ़ पाओ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ो जरा एक बार। जी महक, बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने। बोलिए ज़रा एक बार। चलो मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए, लेकिन उसके लिए मैं आपको यहाँ पर, मैं यही हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपके सामने ही देखो मार्कर लेके बैठा हुआ। देखो ज़रा एक बार पढ़ते हैं यहाँ से। हाँ, हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ ऑफन, हिस्टोरिकल रिसर्च, जो ऐतिहासिक रिसर्च है, जो खोज है, वो क्या, इज़ ऑफन हिंडर्ड बाय द स्कार्सिटी ऑफ रिलायबल रिसोर्सेज। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, किसकी, रिलायबल रिसोर्सेज की। मैनी एंशियंट सिविलाइजेशन लेफ्ट बिहाइंड इंक्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। जो रिसोर्सेज की कमी की वजह से काफ़ी सारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो पीछे रह गई, उनके इंस्क्रिप्शंस हम नहीं पढ़ पाए, आर्टिफैक्ट्स नहीं देख पाए, उनकी पांडुलिपि, हस्तलिपि नहीं पढ़ पाए। बट दीज मटेरियल्स आर फ्रीक्वेंटली फ्रेगमेंट्री एंड डैमेज्ड, बार बार फ्रेगमेंट्री हो गए हैं यानी और नष्ट हो गए हैं। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस मस्ट इंटरप्रेट इनकम्प्लीट एविडेंस, जो इनकम्प्लीट एविडेंस है उनको इंटरप्रेट करें, उनकी व्याख्या करें, विच समटाइम्स लीड टू कन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज, जो थ्योरीज को कन्फ्लिक्ट कर लेते हैं कि कभी ऐसा हुआ था। द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स, साइंटिफिक टेक्निक्स का जो परिचय है, सच एज कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग पता है, किसी भी वस्तु की हमें उम्र जानने के लिए कि कितना पुराना है उसमें यूज़ होता है। एंड डिजिटल रिस्टोरेशन हैज़ इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, येट गैप्स इन नॉलेज रिमेन, जो गैप है वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। डिस्पाइट, के बावजूद, अनसर्टेनिटीज, अनेकों अनिश्चितताओं के बावजूद, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जो अध्ययन है, इज़ वाइटल, बड़ा है, बिकॉज इट हेल्प्स साइंटिस्ट अंडरस्टैंड कल्चरल एवोल्यूशन, ये जो साहित्यिक, जो सांस्कृतिक एवोल्यूशन है उसको समझने में हेल्प करता है ना, बड़ा रोल है। अवॉइड पास्ट मिस्टेक्स, पूर्व में जो गलतियां हुई उनको अवॉइड करने में मदद करता है। एंड प्रिजर्व कलेक्टिव मेमोरी, और एक मेमोरी कलेक्ट करता है। ठीक है, चलिए तो अब इसको पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है, बताइए ज़रा एक बार।
बताइए मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल आपके सामने ये आ गया, मैं दूर नहीं, मैं आपके पास ही हूँ बिल्कुल। देखो भैया जी, पहला सवाल जानते हैं। ये रहा आपका पहला। फ्रेगमेंट्री क्या होता है? कंप्लीट, इनकम्प्लीट, यूनिक, ब्राइट। यहाँ पर एक वर्ड आता है फ्रेगमेंट्री एंड डैमेज्ड, मतलब इनकम्प्लीट आएगा यहाँ पर। देखो इसका मतलब है अधूरा, डैमेज भी है और अधूरा भी है। द एंटोनिम रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी इसका सिमिलर होता है, एक्यूरेट भी वही होता है, अनसर्टेन हो जाएगा, है ना, जो अनिश्चित हो, इसका सही जवाब अपोजिट हो जाएगा इसका। एक सवाल और देखो, वाई डू कन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज अराइज? कन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज क्यों अराइज हुई? हिस्टोरियन डिसलाइक ईच अदर, अजी कहाँ, ऐसा थोड़ा ना है। एविडेंस इज इनकम्प्लीट, ये हो सकता है। टू मैनी बुक्स एग्जिस्ट, किताबें बहुत सारी नहीं। मॉडर्न टूल्स आर यूजलेस, नहीं। तो हमारा जो सही जवाब है कि जो थ्योरीज के अंदर जो टकराव है वो किस लिए है? क्योंकि एविडेंस इनकम्प्लीट है, पता नहीं चल पा रहा कि पहले क्या होता था। चौथा सवाल, द ऑथर्स पर्पज इज टू हाईलाइट। जिस लेखक ने, जिस ऑथर ने ये लेख लिखा है उसको को क्या हाईलाइट करना चाहता है, क्या पर्पज उसका? द यूजलेसनेस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की मतलब निरर्थकता, चैलेंजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरियन रिसर्च, क्या हिस्टोरियन रिसर्च के सामने जो चैलेंजेस हैं और उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो, या रीजन टू इग्नोर एंशिएंट टेक्स्ट, एंशिएंट टेक्स्ट को इग्नोर क्यों किया, उसका क्या कारण है? द परफेक्शन ऑफ साइंटिफिक, ना ये भी नहीं हो सकता। बी इज़ द राइट आंसर। मेरे ख्याल से मैं आपका कमेंट की तरफ चलता हूँ तो आप समझ जाएंगे, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया जा रहा है। अद्भुत, अप्रतिम है। एक और सवाल आपके सामने और वो भी आखिरी, क्या कहिएगा, देखो ज़रा। द पैसेज सजेस्ट हिस्ट्री हेल्प्स सोसाइटी टू। जो हिस्ट्री है वो सोसाइटी को क्या मदद करती है? क्यों पढ़े इतिहास, क्यों पढ़ा जाता है? बाबर, अकबर, अंग्रेज़, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, या बुद्धिज़्म या जैनिज़्म, क्यों पढ़ते हैं हम सिंधु घाटी की सभ्यता, क्या कारण है? रिपीट एंड कन्फ्लिक्ट्स, ओल्ड कन्फ्लिक्ट्स नहीं। डिस्ट्रॉय कल्चर्स, कहीं नहीं। अंडरस्टैंड एवोल्यूशन एंड अवॉइड मिस्टेक्स, बिल्कुल। इतिहास पढ़कर हम बहुत सारी गलतियों को सुधार सकते हैं जो हमने इतिहास में की हैं, यही फ़ायदा होता है इतिहास का। डिपेंड ओनली ऑन मिथ्स, क्या केवल मिथ्स जो हैं उनके नहीं, हमारा मतलब है ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो आंसर दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। जी जी बिल्कुल। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। मैं आपके सामने एक बार, हाँ, ये था तरीका पैसेज पढ़ने का। मैंने आपको 3 अलग अलग क्लासेस में 10 पैसेज आपको बताए हैं। तो इनके माध्यम से आप काफ़ी हद तक जो है ना वो करेक्ट, क्या बोलते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हो किसी भी पैसेज को। सो माय सजेशन टू यू कि आप जो है इन तीनों क्लासेज को एक बार बारी बारी से देख लें, जल्दी जल्दी करके स्पीड बढ़ा के देख लें। बहुत लगभग आधा घंटे की क्लासेज हैं, तो आप पाएंगे कि ये जो पैसेज का मसला है वो एकदम से हल हो गया है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।